हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का पहला चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन तथा अपवर्तन, जिसका लेक्चर सेकेंड। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग प्रकाश का परावर्तन के बारे में समझेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम को पढ़ेंगे। ठीक है, और प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले परावर्तन को समझते हैं। ठीक है, परावर्तन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हम एक गेंद को लेकर दीवार पे मारते हैं, तो क्या होता है, वो गेंद दीवार से टकराती है और फिर वापस लौट आती है। तो दीवार से टकराने का, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक दीवार है। ठीक है, हमने यहाँ से गेंद को फेंका, ये दीवार से टकराती है और फिर टकरा के इधर लौट आती है। तो अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रकाश से ही परावर्तन होता है। परावर्तन का अर्थ होता है कि कोई भी वस्तु जिस माध्यम से चली है और दूसरे माध्यम के सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट है, तो वो घटना परावर्तन कहलाती है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे माध्यम क्या है, ये गेंद है। ठीक है, ये गेंद मान लीजिए कि हवा है यहाँ पे और ये दीवार है, तो ये दीवार एक माध्यम हो गया। ये क्या हो गया? दीवार एक दूसरा माध्यम। तो ये गेंद क्या हुआ, हवा से चलकर गया और दीवार में टकराया। तो दीवार में टकराया मतलब क्या चीज, ये दीवार का सतह है, मतलब दूसरे माध्यम का तल है। ये बात समझ में आ रही है? यानी कि गेंद दूसरे माध्यम के तल से टकराया और टकरा के पुनः हवा में ही लौटा है। हवा में लौटने का मतलब कि पुनः पहले वाले ही माध्यम में, जिस माध्यम से हम फेंके थे उसी माध्यम में लौट के आ गया। तो ये घटना क्या कहलाती है? परावर्तन। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पानी है, या फिर मान लीजिए कागज का टुकड़ा है। ठीक है, या फिर कोई भी और चीज मान लेते हैं जिसमें ये धंस जाए। जैसे मान लीजिए कि हमने इस गेंद को यहाँ कैसे जोर से फेंका। ठीक है, और फेंकने से क्या हुआ कि ये गेंद इसके अंदर चली गई, ये गेंद इसके अंदर चली गई, वापस लौट के नहीं आई। तो ये घटना अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, तो इस चैप्टर का भी नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश की किरण जो होती है वो भी किसी दूसरे माध्यम में जा सकती है, या फिर किसी माध्यम से टकरा के वापस भी आ सकती है। तो जब माध्यम से टकरा के वापस आएगी तो प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा, और जब किसी माध्यम के अंदर प्रवेश कर जाएगी तो वो घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। या किसी भी चीज का, अगर एक वस्तु को हमने पानी में फेंका, पानी में वस्तु को फेंका तो पानी के अंदर वस्तु चली गई, तो वो अपवर्तन हो, वस्तु का क्या है, वो अपवर्तन है। अगर मान लीजिए कि ये बर्फ जमा है, ये पानी है और ये बर्फ जमा है। ठीक है, पानी से पहले बर्फ है, हमने एक बॉल को यहाँ पे फेंका और ये बॉल ऐसे टकरा के चली गई, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये परावर्तन हुआ, उसके अंदर प्रवेश नहीं की। अगर ये मान लीजिए ये बॉल इसके अंदर प्रवेश कर देता तो हम लोग कह सकते ये बॉल का अपवर्तन। ठीक है, वैसे ही हम लोग क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन हम लिख रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन क्या होगा? देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के सतह से टकराती है और पुनः टकराने के बाद पहले वाले माध्यम में ही लौट आती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। बात समझ में आए? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर एक माध्यम से जाती है और दूसरा माध्यम जैसे दीवार बताया था ना, गेंद गई हवा से दीवार से टकरा गया, उसी तरह कोई भी और माध्यम जैसे दीवार से ही टकरा गया, प्रकाश गया दीवार से टकरा के फिर वापस आ गया, तो ये घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। तो हम लिख रहे हैं इसको प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के सतह से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में लौट आती है,
और पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। बात समझ में आया? जब प्रकाश, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई सतह है ऐसे, ठीक है, ये दूसरा माध्यम है, मान लीजिए कांच का बना हुआ है, एक तरफ से देखिए, ये इसका अर्थ होता है पेंट, मतलब रंजित, कलई किया हुआ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास जो हम लोग घर में शीशा देखते हैं, ये जिसमें हम लोग अपने मतलब चेहरा देखते हैं, उसमें क्या होता है, इधर इतना मोटा सा ये कांच होता है, ठीक है, और पीछे उसमें पेंट लगा होता। अगर पेंट नहीं लगा होता, मतलब उसमें कलई नहीं किया, पेंट, जो पेंट होता है वो एक्चुअल में पेंट नहीं होता, वो चांदी का कलई होता है। क्या चीज? चांदी का कलई। बात समझ में आया? यहाँ पे चांदी का कलई होता है, और कलई करने के बाद उस पर एक पेंट चढ़ाया जाता है। वो भी मतलब हम लोग साधारण हाथों से ऐसे नहीं करते, वो मशीन से चढ़ाया जाता है, ठीक है। और एक चीज और, हम लोग अपना चेहरा शीशे में नहीं देखते, हम लोग अपना चेहरा उस चांदी की पेंट में देखते हैं। अब सोच के ऐसा देखिए एक मिनट के लिए कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक शीशा है, ठीक है, ये कांच है बड़ा सा। अगर हम ये शीशा को रख के उसमें से देखेंगे तो क्या हम उसमें अपना चेहरा देख पाते हैं? नहीं देख पाते। यानी कहने का अर्थ है कि हम अपना चेहरा शीशे में नहीं देखते, बल्कि उसके पीछे, शीशे के पीछे जो कलई होता है उसमें हमारा चेहरा दिखता है। और शीशे का काम ये होता है कि प्रकाश उसमें से जाए और फिर वापस लौट आए। मतलब शीशे में प्रकाश का अपवर्तन होता है और फिर प्रकाश क्या होता है, वापस लौट आता है उस चांदी की कलई से टकरा कर, और हम अपना उसमें चेहरा देख पाते हैं। बात समझ में? अगर मान लीजिए कि चांदी का कलई नहीं होता, हमने घर पे जो पेंट करते हैं, घर वाला पेंट, हम उस पर पेंट कर दिया, तो क्या हम शीशे में देखने से अपना चेहरा देख पाते? नहीं देख पाते। हम जैसे ही शीशे में देखेंगे हमें पेंट दिखता है, जो हमने पेंट किया हुआ वो पेंट दिखेगा। तो प्रकाश का परावर्तन शीशा नहीं करता, शीशे पे लगा हुआ जो चांदी का कलई है वो, उसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। वो क्या करता है, वो प्रकाश का परावर्तन करता है। बात समझ में आए? और प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई भी वस्तु, जैसे मान लीजिए हम ये पेन है, इसको हम क्यों देख पाते हैं? ये जो मेरे हाथ में एक वस्तु है कलम, इसको हम क्यों देख पाते हैं? क्योंकि प्रकाश की किरण इस पर आ रही है और वो प्रकाश की किरण परावर्तित होकर आंखों में जाती है और उसके बाद हम इसको देख पाते हैं। ठीक है, तो ये बात सबको समझ में आए जो बताए? तो इसे वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। प्रकाश का परिवर्तन समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आया होगा। क्योंकि देखिए प्रकाश का परिवर्तन का अर्थ होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में गई और पुनः टकरा तो उसी माध्यम में लौट आई, तो ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए प्रकाश का परिवर्तन हो गया, प्रकाश के परिवर्तन के बाद हमें नियम पढ़ने हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन, तो इसके दो नियम हैं, इसके दो नियम है। पहला है आपतित किरण, आपतित किरण पहला है आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। पहले इसको लिख लेते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा आपतित किरण, सब कुछ हम लोग समझेंगे। ये आपतित किरण भी क्या होती है, आपतित किरण कमा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों
एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद समझा रहा हूँ कि आपतित किरण परावर्तित, ये दोनों नियम क्या है, ये आपतन कोण परावर्तन कोण के कैसे बराबर होता है, ये सब कुछ हमें अब समझना है कि होता क्या है आपतन कोण परावर्तन कोण, ये सब होते क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक है, तो इसे मैं मिटा रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे, मान लीजिए मेरे पास एक दर्पण है। ठीक है, ये समतल दर्पण है और दूसरी तरफ से चांदी की कलाई की गई है। ठीक, यहाँ से एक किरण आ रही है, यहाँ से एक किरण आ रही है, तो जो किरण किसी सतह से आके टकराती है, जो किरण किसी सतह से आती है, मतलब जो किरण सतह पर आती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ये कौन सी किरण कहलाई, आपतित किरण। ठीक है, इसका बुक में आप लोग मतलब बुक से डिफिनेशन इसका लिख सकते हैं, अच्छे से दिया रहता है, हमें बस समझाना है इस पर। आपतित किरण, जो प्रकाश की किरण किसी सतह पर आती है, आके टकराती है, ठीक है, तो वो किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण। अब देखिए, आके टकराई है तो नीचे से पेंट है, कलाई है चांदी का, तो ये निश्चित रूप से क्या होगा, इसका इस किरण का परावर्तन होगा। तो ये किरण मान लीजिए परावर्तित होकर इधर चली गई। ठीक है, ये जो किरण किसी सतह से टकरा के उसी माध्यम में लौट जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये प्रकाश की किरण हवा से आई, प्रकाश की किरण हवा से आई और किसी सतह से टकराई, और टकराने के बाद वह किरण पुनः उसी माध्यम में लौट गई। तो जो किरण उसी माध्यम में लौट जाती है टकराने के बाद, उस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं कि सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। तो ये परावर्तित किरण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपतित किरण हुई थी, मतलब यहाँ पे किरण आपतित हुई थी, यहाँ से आके टकराई थी। तो अब यहाँ पे हम एक 90 डिग्री का ऐसे रेखा खींचते हैं, ऐसे, ये जो समतल है, ये समतल दर्पण है, इस पर इस 90 डिग्री का हम लोग क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं, ये वाला, और यही रेखा क्या कहलाता है, अभिलंब। ये रेखा क्या कहलाता है, अभिलंब। और यहाँ पे दोनों तरफ से कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। ठीक है, बात समझ में। अब देखिए, अब ये वाला जो पॉइंट है, मतलब जहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जिस बिंदु पे होते हैं, उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, हम इसका डिफिनीशन नहीं लिख रहे हैं, टाइम लगेगा, आप लोग बुक से सबका डिफिनीशन लिख सकते हैं, बुक में अच्छे से मिल जाएगा, आपको इस बात को बस समझना है। अब देखिए, अब हमें समझना है आपतन कोण। आपतन कोण, तो देखिए आपतन कोण क्या होता है, ये आपतित किरण है, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, ये क्या है, अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है यहाँ पे, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, इसे ही हम बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, बात समझ में आई, ये क्या कहते हैं, आपतन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण कौन सा है, देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, इसे हम आर से डिनोट करते हैं, परावर्तन कोण। तो ये सारे पॉइंट समझ में आए, पर आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं, परावर्तन कोण को आर। ये पूरी कहानी है, जो कहानी है अच्छे समझ में आई। ठीक है, आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब और आपतन बिंदु। अब हम लोग परावर्तन के नियम समझते हैं कि जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग का पहला नियम क्या था, पहला नियम ये था कि आपतन कोण, आपतन कोण क्या चीज, आई, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल आई, आपतन कोण आई,
परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा देखिए ये वाला, ये आपतन कोण I और ये परावर्तन कोण R, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर, मतलब दोनों आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये तो सिंपल है, इसमें हम लोग याद रख सकते हैं कि ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। दूसरा नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इसे अच्छे से समझना पड़ेगा और थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में, नहीं तो इसमें होता क्या है, सभी लोग ये समझते हैं या लड़कों को बताया जाता है या फिर लड़के ये समझते हैं कि आपतित किरण ये आया, ठीक है, परावर्तित किरण ये, और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो तल पता है किसको लड़के समझते हैं, ये तल, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। या फिर कोई ये भी बोल देता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, जो कि गलत है। ये चाहिए, ये बोलना चाहिए, लेकिन इस बात को समझना है कि यहाँ पे तल कौन सा है, किस तल की बात कर रहे हैं हम लोग। ये तल नहीं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब इस तल में होते हैं, ये तल नहीं है, ये तो दर्पण है। इसमें कौन, ये आपतित, परावर्तित और अभिलंब, यहाँ पे कौन सा तल है, कहाँ तल है, हमें उस बात को समझना है। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे तल क्या है, जो एक ही तल में होते हैं, उस बात को हम लोग अच्छे समझते हैं। एक डायग्राम बना रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है, ये ठीक है, ये एक टेबल है। और ये टेबल ही मान लेते हैं शीशे का बना हुआ है और नीचे से पेंट है, मतलब यहाँ इस पर से प्रकाश का परिवर्तन हो सकता है। जब प्रकाश की किरण ऐसे पड़ेगी तो ऐसे लौट के चली जाएगी, होता है ना, हम लोग शीशा चमकाते हैं, ऐसे प्रकाश की किरण आती है, टकरा कर वैसे चली जाती है। तो उसी तरह ये टेबल ही शीशे का बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं इसको। ये मान लीजिए कि ये रेखा इसको दो भागों में बांट रही है। तो अब ऐसा करते हैं, ये इसका तो चौथा पैर है, 1 2 3 4, ठीक। अब समझते हैं इस बात को। यहाँ देखिए, मान लीजिए कि ये जो टेबल है, इस रेखा पर एक किरण ऐसे आपतित हो रही है, ध्यान से सुनिएगा इस बात। यहाँ पे ऐसे किरण एक आपतित हो रही है, यहाँ पे ये आपतित किरण है, ठीक, और ये दूसरी किरण ऐसे परावर्तित हो गई, ये, तो ये क्या हो गया, आप परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, लिख लेते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। और अभिलंब हम कहाँ खींचेंगे, यहाँ पर, ये आपतन बिंदु है ना, यहाँ पे हम लोग अभिलंब खींचेंगे, ये ऐसे अभिलंब होगा। अब ध्यान से देखिए, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब है। तो यहाँ पे हमें ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण। तो पहला नियम तो समझ में आता है, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, ये आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों बराबर होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये देखिए, ये जिसपे से ऐसे प्रकाश ऐसे पड़ रही है और टकरा के ऐसे निकल रही है, तो ये जिसपे प्रकाश पड़ रही है, ये तल नहीं है, ये जो टेबल है ये तल नहीं है। कहने का अर्थ है कि जो
तीनों एक ही तल में है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ इस फिगर में वो कौन सा तल होता है, वो कहाँ दिखता है। देखिए ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ठीक है, पहले तल क्या है, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड है, मेरे पास ये दो पेन है और ये एक कलम है, दो पेन, ये दो मार्कर और ये कलम है। अगर मान लीजिए कि इसको ध्यान से देखिए, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और यहाँ पर ये अभिलंब है, तीनों। तो ये तीनों पेन इस बोर्ड के तल में है, इस बोर्ड के तल में ऐसे इस बोर्ड पे चिपके हुए हैं। तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों इस तल में, बोर्ड के तल में है। और समझ पा रहे, अगर मान लीजिए कि इसको हम ऐसे करते, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण ऐसे होती, तो हम क्या करते, ये मार्कर और ये पेन ये दोनों तल में है, एक ही तल में, लेकिन ये तीसरा तल में नहीं है। तो ये जो टेबल पे रखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे टेबल है, तो ये टेबल तल नहीं है, ये वाला जिसमें ये दोनों किरण है, तीनों किरण मतलब दोनों किरण और एक अभिलंब है, वो तल है। तो देखिए यहाँ पे तल कौन सा, ये वाला। देखिए यहाँ से एक तल खींचते हैं, ये देखिए मान लीजिए कि ये टेबल है, ठीक है, टेबल पे हमने क्या कर दिया, एक पेपर रख दिया, कागज, और कागज पे ये आपतित किरण आ रही, उसी कागज पे मान लीजिए कल्पना कीजिए पूरा बोर्ड ही कागज है, तो ये आपतित किरण आई, परावर्तित किरण और यहाँ पर ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में है, ये वाला तल होता है। आदमी तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा एकदम से। कोई कोई ये बता देता है कि तीनों एक ही तल में, तो ये ही तो तल है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तल होते हैं। ये यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये ऐसे, ये वाला पार्ट यहाँ से ऐसे, ये तल है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अगले लेक्चर में प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिबिंब कैसे बनता है, कितने प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब होता है। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी एक अच्छी क्वालिटी का नॉलेज प्राप्त कर सके। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं।